जरा सोचिए, 9वीं सदी का वो दौर जब दुनिया में सिर्फ रोमन, चीनी या विशाल इस्लामी खलीफाओं का ही डंका नहीं बजता था, बल्कि भारत में एक ऐसी रहस्यमयी महाशक्ति थी जिसे देखकर विदेशी यात्री भी पूरी तरह से दंग रह गए थे। मतलब उनकी ताकत की गूंज 7 समंदर पार तक थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज जब हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो इस महाशक्ति को अक्सर भुला दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी भूली हुई भारतीय महाशक्ति के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। 9वीं सदी के मशहूर अरब यात्री सुलेमान अल-ताजीर का ये उद्धरण सच में चौंकाने वाला है। जब वो भारत आए तो उन्होंने इस गुमनाम से लगने वाले साम्राज्य को सीधे बाइजेंटाइन और तांग राजवंशों के बिल्कुल बराबर खड़ा कर दिया। मतलब एक विदेशी यात्री दुनिया के टॉप 4 साम्राज्यों की लिस्ट बना रहा है और उसमें भारत के इस राज्य को शामिल कर रहा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि इनका जलवा सिर्फ स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि पूरी तरह से वैश्विक स्तर पर था। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस रहस्यमयी महाशक्ति के उदय की। आखिर ये राष्ट्रकूट साम्राज्य था क्या, और कैसे ये लोग मामूली सामंतों से उठकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से के स्वामी बन गए? यहाँ जो ऐतिहासिक दस्तावेज है वो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताता है। राष्ट्रकूट ये सिर्फ एक आम नाम नहीं है। राष्ट्र का मतलब तो हम सब जानते हैं, राज्य या क्षेत्र, और कूट का मतलब होता है सबसे ऊंचा या उत्कृष्ट। तो इसका सीधा सा अर्थ हुआ एक महान और ऊंचा राज्य। ये सिर्फ एक नाम नहीं था बल्कि दुनिया के सामने उनका एक खुला ऐलान था कि उनका दृष्टिकोण कितना भव्य है। और इनका उदय भी कोई धीमा नहीं था, एकदम धमाकेदार था। इस टाइमलाइन को देखिए। 753 ईस्वी में दंतीदुर्ग ने अपने ही आकाओं यानी चालुक्यों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद ध्रुव आए जिन्होंने साम्राज्य को और फैलाया। लेकिन 793 ईस्वी में गोविंदा तृतीय ने तो कमाल ही कर गया। उनका डंका उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक बजने लगा। ये एक ऐसा अभूतपूर्व सैन्य विस्तार था जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। अब एक सवाल उठना लाजमी है कि अगर ये इतने ही महान थे तो विदेशी किताबों में राष्ट्रकूट नाम क्यों नहीं मिलता? इसका कारण बड़ा ही मजेदार है। इस दस्तावेज से पता चलता है कि अरब लेखक इन्हें बल्हारा कहते थे। असल में राष्ट्रकूट राजाओं की एक बड़ी उपाधि थी वल्लभ राज। अब अरब व्यापारियों के लिए वल्लभ राज बोलना थोड़ा मुश्किल था, तो उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए इसे बल्हारा बना दिया। और बस इसी वजह से सदियों तक विदेशी इतिहास में इनकी असली पहचान एक रहस्य बनी रही। अब आते हैं साम्राज्य के उस पहलू पर जिसने इन्हें उस दौर में इतना खूंखार और अजेय बना दिया था, इनकी सैन्य शक्ति। ये वो समय था जब भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था और राष्ट्रकूटों की सेनाएं युद्ध के मैदान में किसी तूफान से कम नहीं थीं। ये अभिलेखीय प्रमाण देखिए, सारे शब्द दूर हो जाएंगे। ये राजा इंद्रराज तृतीय के बारे में बताता है। राष्ट्रकूट मुख्य रूप से दक्षिण भारत में थे, सही, लेकिन उनकी ताकत देखिए। उन्होंने अपनी विशाल घुड़सवार सेना के साथ उत्तर भारत का दिल कही जाने वाली गंगा नदी को पार किया और उस समय के सबसे शक्तिशाली शहर कन्नौज को पूरी तरह तबाह कर दिया। गुर्जर प्रतिहार और पाल जैसे उत्तर भारत के दिग्गज राजवंश भी इनके इस हमले के आगे टिक नहीं पाए। जरा इस नंबर पे नजर डालिए, 800। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये राजा इंद्र की सेना में मौजूद युद्धक हाथियों की संख्या थी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन हाथियों के पीछे 500 सामंत सरदार अपनी अपनी सेनाओं के साथ चलते थे। अब जरा आंखें बंद करके सोचिए, जब 800 हाथियों का रेला एक साथ युद्ध के मैदान में उतरता होगा तो दुश्मनों की क्या हालत होती होगी। ये सच में एक अजेय मिलिट्री मशीन थी। लेकिन देखिए, कोई भी साम्राज्य सिर्फ तलवारों और हाथियों के दम पर इतनी दूर तक नहीं जाता। उस विशाल सेना को चलाने के लिए बेहिसाब दौलत चाहिए थी। और यहीं से साम्राज्य की ताकत का दूसरा स्तंभ सामने आता है, उनका अरब व्यापार और वैश्विक नीतियां। सच कहा जाए तो राष्ट्रकूट जियोपॉलिटिक्स के बहुत बड़े उस्ताद थे। उन्होंने भारत के पश्चिमी तट के अहम बंदरगाहों पर अपना कड़ा कंट्रोल रखा। वहां से सूती कपड़े और चाय का भारी मात्रा में निर्यात होता था, और इसके बदले में वो अपनी विशाल घुड़सवार सेना के लिए अरब और मध्य एशिया से बेहतरीन नस्ल के घोड़े आयात करते थे। मतलब एक ऐसा परफेक्ट सिस्टम जो उन्हें आर्थिक और सैन्य दोनों मोर्चों पर सबसे आगे रखता था। कूटनीति में भी उनका कोई सानी नहीं था। एक तरफ उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार राजवंश अरबों के साथ लगातार भयंकर युद्ध लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में अरब और मुस्लिम व्यापारियों को न सिर्फ पूरी सुरक्षा दी बल्कि अभूतपूर्व धार्मिक स्वतंत्रता भी दी।
इसका सीधा फायदा ये हुआ कि अरब व्यापारियों के लिए राष्ट्रकूट साम्राज्य व्यापार का सबसे पसंदीदा ठिकाना बन गया और राज्य में बेतहाशा दौलत बरसने लगी। चलिए अब सैन्य और आर्थिक ताकत से आगे बढ़कर बात करते हैं संस्कृति और कला के स्वर्ण युग की। जैसे जैसे साम्राज्य स्थिर हुआ, राष्ट्रकूटों ने अपने इस कठोर सैन्य शक्ति को एक स्थायी और शानदार सॉफ्ट पावर में बदलना शुरू कर दिया। यहाँ जो चीज़ सबसे ज़्यादा चौंकाती है वो है ये आंकड़ा 64। ये कोई आम संख्या नहीं है, ये सम्राट अमोघवर्ष प्रथम के शासनकाल के साल हैं। 64 साल का इतना लंबा और शांतिपूर्ण राज कि इतिहासकार उन्हें दक्षिण का अशोक तक कहने लगे। ये वो दौर था जब तलवारों की खनक शांत हो गई थी और उसकी जगह कला और साहित्य की गूंज ने ले ली थी। अमोघ वर्ष के समय में साम्राज्य का स्वरूप एकदम समावेशी और बहुलवादी हो गया था। आप यहाँ देख सकते हैं, एक तरफ जैन विद्वानों को पूरा समर्थन मिला और भव्य हिंदू मंदिर भी बनवाए गए, और दूसरी तरफ संस्कृत के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं ने भी आसमान छुआ। खुद अमोघ वर्ष ने कन्नड़ भाषा की सबसे पुरानी उपलब्ध काव्यकृति कविराज मार्ग की सहरचना की थी। सच में ये उनकी गहरी विद्वत्ता का बहुत बड़ा प्रमाण है। और जब हम कला की बात कर ही रहे हैं तो एलोरा का विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कैसे भूल सकते हैं। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट राष्ट्रकूटों के संरक्षण में ही बनी थी। और सबसे बड़ी हैरानी की बात पता है क्या है? ये पूरा का पूरा विशाल मंदिर कोई पत्थरों को जोड़कर नहीं, बल्कि एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ तराश कर बनाया गया है। ये प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग और राष्ट्रकूटों के विजन का एक ऐसा नमूना है जिस पर आज भी यकीन करना मुश्किल होता है। लेकिन इतिहास का एक अटल नियम है, जो ऊंचाइयों पर जाता है उसे कभी ना कभी नीचे आना ही पड़ता है। अब हम बात करेंगे इस महान साम्राज्य के पतन और उनकी ऐतिहासिक विस्मृति की। 10वीं सदी के अंत में रोम और चीन को टक्कर देने वाला ये वैश्विक साम्राज्य अचानक बिखरने लगा। बात दरअसल ये थी कि जिन भौगोलिक परिस्थितियों ने राष्ट्रकूटों को इतना ताकतवर बनाया था, अंत में वही उनके पतन का कारण भी बन गई। इन चरणों पर गौर करें तो पता चलता है कि दक्षिण में शक्तिशाली चोल साम्राज्य बड़ी तेजी से उभर रहा था और पश्चिम में उनके पुराने दुश्मन चालुक्य फिर से अपनी ताकत जुटा रहे थे। एक ही समय में अलग अलग दिशाओं से जब यह भारी दबाव पड़ा तो राष्ट्रकूटों की केंद्रीय सत्ता इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाई और पूरी तरह से ढह गई। इस अंतिम दस्तावेजी साक्ष्य को देखिए। ये वो पल था जब सब कुछ खत्म हो गया। चालुक्य राजा तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूटों की वैभवशाली राजधानी मान्यखेत पर हमला किया और उसे राजा कर्कराज के हाथों से छीन लिया। बस इसी एक घटना के साथ उस महान सत्ता का अचानक अंत हो गया, जिसने सदियों तक पूरे उपमहाद्वीप पर अपना खौफ और प्रताप कायम रखा था। तो अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या किसी साम्राज्य की महानता सिर्फ उसकी बेतहाशा ताकत में होती है, या इस बात में कि इतिहास उसे पन्नों पर कैसे सहेज कर रखता है? एक ऐसा साम्राज्य जिसकी तुलना अरब यात्री रोम और चीन जैसे दिग्गजों से करते थे, आज वो मौर्य या मुगलों की तरह हमें याद क्यों नहीं है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण ने इतिहास के एक ऐसे शानदार पन्ने से आपको रूबरू कराया होगा जो शायद अब तक अनजाना था।